बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश जी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मैंने ये 427वां मेरा ज्योतिष सम्मेलन है जो अटेंड कर रहा हूँ, आपसे बेहतरीन कोई माइक संचालक हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जितने भी सम्मेलन आज तक मैंने अटेंड किए हैं उनमें जो त्रिमूर्ति है इतनी विद्वान 3 पिलर ज्योतिष के मैंने आज तक नहीं देखे, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पंडित शिव कुमार जी को। वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत विद्वान भी हैं। उनका जो ये 21वां ज्योतिष सम्मेलन है, इससे पहले भी मैंने सम्मेलन अटेंड किए हैं। मैं आज एक घोषणा कर रहा हूं, जितने भी सम्मेलन मैंने देश और विदेश में देखे हैं, इस सम्मेलन से बड़ा कोई सम्मेलन है ही नहीं। भव्य सम्मेलन, नंबर 1 का सम्मेलन। लेकिन एक बात कही थी सतीश जी ने, कहता हम हर जगह टॉप में हो जाते हैं लेकिन एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कहा वो तो आप कहीं पे भी कर लो, 5 स्टार में भी कर लो, वहां भी डिस्टर्बेंस होती है। वो तो 5 स्टार में भी करोगे वहां भी दिक्कत आती है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अजय जैन जी जो समिति के महासचिव हैं। पंडित शिव कुमार जी के स्वभाव का कोई मुकाबला नहीं, उनकी विद्वत्ता का कोई मुकाबला नहीं, और हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर सतीश जी, उनके माइक संचालन और व्यवस्था का भी कोई मुकाबला नहीं। आप में तीनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण, दिव्य विभूतियाँ और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वजन बंधुओं, ज्योतिष एक विज्ञान है और ये 2 प्रकार का विज्ञान है। ये पराविज्ञान है और अपराविज्ञान है। इसको टोटल विज्ञान पर भी नहीं लिया जा सकता और टोटल इसको शास्त्र पर भी नहीं ले सकते। इसमें 2 पार्ट है, एक मैथमेटिक का पार्ट है और मैथमेटिक के ऊपर फिर भविष्यवाणी करना। जैसे एक आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाता, ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उस ब्लूप्रिंट को देख करके ठेकेदार और जो कंस्ट्रक्शन करता है वो फिर उसके पिलर तैयार करता है, ये कितना वेट लोड ले सकता है। ज्योतिषी भी वो आर्किटेक्ट की तरह होता है कि पहले कुंडली को देखता है, कुंडली देखने के बाद फिर वो तय करता है कि ये कुंडली कितना लोड ले सकती है, ये व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है, ये कितना महान बन सकता है। इसलिए ज्योतिष के अंदर ज्योतिषी को ये देखना होगा कि इस कुंडली का पावर कितना है। अभी पहले शस्त्र के अंदर एक विद्वान बैठे थे, उन्होंने कहा था कि कुंडली मिलान के बाद शादियां टूट जाती हैं। अभी पता नहीं यहां है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए। कुंडली मिलान के बाद शादियां टूटती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। टूट क्यों जाती हैं उसको देखना होगा। पहले तो आपको सबसे पहले जो हम पहले राजा महाराजा और पहले जो हमारे एक्सपर्टीज होते थे वो जाकर के ये देखते कि खानदान क्या है। खानदान बहुत जरूरी देखा जाता था, कुंडली मिलान तो बाद में आता है। आप कुंडली तो जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके साथ भी मिला सकते हैं। कुंडली तो आप किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी मिला सकते हैं, मिल जाएगी। 28 मुकुट मिल जाएंगे, 27 मिल जाएंगे। चरित्रहीन महिला से भी मिल सकती हैं और एक क्रिमिनल आदमी के साथ भी कुंडली मिल सकती है आपकी। दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिल सकती है, मिला लो आप। जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा डिपेंड इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि खानदान क्या है। पहले खानदान देखा जाता था, खानदान के बाद में फिर कुंडली पे आते थे, और कुंडली के बाद भी कुंडली के अंदर सीधे गुण नहीं मिलाए जाते थे। गुण मिलाने से पहले कुंडली का एनालिसिस किया जाता था। अगर लड़की देखी जाती है, क्योंकि लड़की के ऊपर ज्यादा दारोमदार होता है घर का, लड़की को घर की लक्ष्मी बोला जाता है। घर की लक्ष्मी अगर सही है, सुगढ़ है, सुतोबिन है, तो वह घर चलेगा।
इसीलिए कुंडली मिलान में लड़की को ज्यादा महत्वता दी है ऋषि पाराशर जी ने। उसका आधार सिर्फ यही है कि लड़की में कोई खोट ना हो, कोई चरित्र दोष ना हो, कोई बीमारी ना हो। हमें यह देखना है कि कहीं बीच में तो नहीं छोड़ जाएगी। शादी तो आपने कर ली, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, डिप्रेशन की बीमारी है, उसके साथ रहना तो बड़ा मुश्किल है। बात बात पर घर में कलेश करना, टेंशन लेना, सुसाइड करने की धमकी देना, और फिर एक दिन वो सुसाइड कर ही लेती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस लड़की की कुंडली मिलाते हो उस कुंडली के अंदर वो दोष तो नहीं है, कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाए, कहीं विषकन्या तो नहीं है, और वो विषकन्या हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा की तरह 3-3 4-4 पतियों को ले डूबे। बड़ी दिक्कत आ जाती है विषकन्या में। कहीं बच्चे ही ना हो, दूसरी शादी करनी पड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आने के बाद कर्जा हो जाए। अब आप ये बोलोगे कि आप लड़की के ऊपर सारे दोष क्यों रख रहे हो? मैं नहीं रख रहा। ऋषि पारसी जी ने कहा है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनकी कुंडली में दरिद्र योग होता है, और दरिद्र योग वाली कन्या अगर आ गई आपके घर में तो आपका भरा फूला खेलता परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में दरिद्रता लिखी हुई है। यह राजा महाराजाओं के साथ भी होता था। दरिद्र योग वाला लड़का अगर मिल गया तो वो अब राज परिवार भी डूब जाता था। और दरिद्र योग वाले तो आज भी राजकुमार हैं कई कांग्रेस में। और बेचारे जो नेहरू जी जैसे रह लिए, इंदिरा गांधी रह ली, राजीव गांधी रह ले, लेकिन उनको बेचारों को एमपी से आगे एक पद नहीं मिलता कहीं। फिर क्या करोगे आप? तो दरिद्र योग है या नहीं है? फिर इसका मतलब राजा महाराजाओं के अंदर भी ये योग होता था। कहीं ऐसा तो नहीं शॉर्ट आयु हो कि भाई उसके आने के बाद ही खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको बच्चा पैदा ना करने की कहीं बीमारी हो, काक बंधा योग, मृत बंधा योग हो, और ऐसी सिचुएशंस आ रही हो कि मजबूरी में फिर बच्चा दूसरी शादी करे। इतनी चीजें देखने के बाद फिर गुणों पे जाना चाहिए। जब आपने देख लिया कि दरिद्र योग नहीं है, आपने देख लिया चरित्रहीन नहीं है, या आपने देखा सचरित्र है, आपने देखा बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, पति के लिए अच्छी है, सास ससुर के लिए अच्छी है, धन परिवार के लिए बहुत अच्छी है, उसके बाद उसके साथ गुण मिलाओ। उस समय अगर गुण 18 या 18 से कम भी मिल जाएं और उसकी कुंडली में तलाक का योग ही नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा कुंडली प्रैक्टिकल देखने का अनुभव मेरे पास है रिटन में। अगर उस कुंडली में तलाक का योग नहीं है और गुण अगर 14 मिलते हैं, आप यस कर दो। आप उसके साथ मारपीट भी कर लोगे, गाली गलौच भी दे लोगे, घर से बाहर निकाल दोगे, पूरी रात घर के बाहर बैठी रहेगी, सुबह दरवाजा खोलोगे फिर घर के अंदर आ जाएगी और सॉरी बोल के कहानी खत्म कर देगी। ऐसी ऐसी प्रोफेसरों को मैंने देखा है कि उनके पति शराबी हैं और उनकी कुंडली में तलाक का योग नहीं है, और बेचारी ट्यूशन पढ़ा करके और अपनी तनख्वाह पे गुजारा करती हैं, घर को चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और शाम को 5 बजे और वैसे ही बेचारा पति आता है और दरवाजे के ऊपर टक 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 करता है, कहता दारू के लिए बोतल के पैसे दे, नहीं तो अभी गाली गलौज करूंगा। बेचारी पर्स में से निकालती है, 100-200 देती है और चला जाता है। ऐसी ऐसी हैं जो मारपीट भी खा लेती हैं, उसके बावजूद भी रिश्ता नहीं तोड़ती हैं। मैंने ऐसी जजों को देखा है, वैज्ञानिकों को देखा है, ऐसी प्रोफेसर्स को देखा है, टीचर्स को देखा है, जिनकी कुंडली में तलाक का योग नहीं है। अगर तलाक का योग नहीं है तो आप कर सकते हैं। बात यह आती है कि उन्होंने कहा कुंडली मिलाने के बावजूद भी रिश्ते टूटते हैं। टूटते उनके हैं जिनकी कुंडलियों के अंदर तलाक के योग बने होते हैं और ज्योतिषी उनको देख नहीं पाता। आपने गुण मिला दिया 28, वाह वाह बहुत बढ़िया, पता चला बहुत खतरनाक मंगली के, पता चला विषकन्या योग बना हुआ, पता चला सप्तम षष्ठम भाव में पति की मृत्यु होने वाली है, उसके ऊपर भी केतु राहु शनि की दृष्टि है। आपने देखा ही नहीं, आपने ये देखा नहीं कि गाली गलौज करने वाली, आपने ये देखा ही नहीं कि इसका चरित्र खराब है, आपने ये देखा नहीं कि माँ बेटी दोनों की दोनों वार्ड डांसर थी, परिवार को किसी को पता ही नहीं, फ्लैटों में रहते हैं,
ऐसी सिचुएशन के अंदर कुंडली हम देख पाते नहीं है ढंग से। हमें खानदान की रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च करने के बाद उस पर जाना चाहिए। दूसरा विषय था कि वर्ण की बात, कि ब्राह्मणों को वर्ण, नाड़ी दोष ब्राह्मण को लगता है, कौन सा ब्राह्मण माना जाए, वर्ण माना जाए या जाति का माना जाए। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नराबरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से चलता है, सभी बता चुके हैं। ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर होता है, ये सबको पता है। हमारा नेटवर्क ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये सब जानते हैं इस बात को। अगर मेरी 4, 8, 12 राशियां हैं और वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है या वो बनिए की जाति में पैदा हुआ है और उसकी 4, 8, 12 राशियां या 4, 8, 12 लग्न हैं, तो वो घूम फिर करके बनिया होते हुए भी ज्योतिषी होगा, वो क्षत्रिय होते हुए भी ज्योतिषी बन जाएगा। और अगर किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद अगर उसका शूद्र वर्ण है तो वो भी कहीं ना कहीं अंडे की दुकान खोल लेगा या रेस्टोरेंट खोल लेगा जिसमें शराब का काम होता रहेगा। क्योंकि आपका मन ऊपर ग्रहों से संचालित होता है। इसलिए आपको कुंडली मिलाते वक्त लड़की का 4, 8, 12 है और लड़के का भी 4, 8, 12 है और वो दोनों ब्राह्मण जाति थे तो सोने पे सुहागा, फिर बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार योग बनेगा। इसलिए यहां ये ध्यान रखें कि आपका जो शरीर है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो बुद्धि है, वो 4, 8, 12 से संचालित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने अंतरजातीय विवाह कर लिया, विदेशी लड़की से कर लिया, वो अंतरजातीय है, अंतर धर्म भी उसका अलग है और उसकी कुंडली 4, 8, 12 है, तो उसके अंदर भी ज्योतिष सीखने की लालसा होगी। मैं कितनी ही ऐसी महिलाओं से मिला हूं जो बाहर की हैं, जापान की हैं, कनाडा की हैं, जो इंडिया में बिजनेस करती हैं, उनको अच्छी हिंदी खासी आती है और ज्योतिष पर यकीन करती हैं। उनकी कुंडलियों में भी वही संस्कारी योग होते हैं। पति का डिवोर्स हो गया, किसी कारण हो गया, पति की मृत्यु हो गई, कोई कारण ऐसा रहा, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। मैंने पूछा क्यों नहीं करी, तो कुंडली में देखा कि उसके संस्कार इस प्रकार होते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर धर्म के अंदर संस्कार हमारे ग्रहों को चलाते हैं। फिर उन्होंने अंत में एक और चीज बोली थी, नाड़ी की। नाड़ी का जो प्रभाव है वात पित्त कफ की तरह ही चलता है। सेम नाड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों नाड़ियां सेम। और इनका उपाय क्या हो सकता है? मान लो एक वर और वधू दोनों की नाड़ी सेम है, वात है या कफ और कफ है, या पित्त और पित्त है। जब दोनों एक रूम में सोते हैं तो हमारी जो सांस है वो बाहर जो निकलती है, हमारी जो नाड़ियां चलती हैं, अगर मेरी भी सूर्य नाड़ी चल रही है, उसकी भी सूर्य नाड़ी चलती है, तो उस समय जिस दिन से शादी होगी उस दिन के बाद एक बीमार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सूर्य नाड़ी, मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, मैं गर्म हवा फेंक रहा हूं, मेरी पत्नी की भी सूर्य नाड़ी चल रही है, वो भी गर्म हवा फेंक रही है, वो भी गर्म, मैं गर्म हवा को खींच रहा हूं, वो गर्म हवा को खींच रही है। इसका मतलब हमारा जो नाड़ी का सिद्धांत है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं नेगलिफाई नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। और हम पूरी रात 8 घंटे अगर यही करते रहे कि मेरी गर्म हवा वो खींचती रहे, मेरी वो उसकी गर्म हवा मैं खींचता रहूं, तो पहले दिन से बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोनों की नाड़ी चंद्र है, वात विकार आ जाएगा, सुबह उठोगे भारीपन मिलेगा आपको। इसलिए कुंडली मिलान को देखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब कई बोलते हैं जी हमें तो 15 साल हो गए जब से रहते हैं दोनों पति पत्नी, हम तो बीमार ही रहते हैं, उपाय क्या है? मैं कहा उपाय ये है कि एक कमरे में तुम अलग सो और तुम्हारी पत्नी को अलग सुलाओ, तो ये उपाय है। ठीक हो जाओगे, तुम छत पे सो, उसको नीचे सुलाओ और देखो 4 दिन में एकदम फिट, ना आपको दिक्कत ना उसको दिक्कत। अब जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा, एक सूत्र दे के जरूर जाऊंगा और वो सूत्र 12 जगह पर लगेगा। ऋषि पारस जी ने कहा है कि अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए, वो श्रृंखला चल रही है मेरी एक,
तो आदमी को कहाँ तकलीफ देता है। जैसे मान लो किसी के मेष लगन है और मेष लगन में शनि नीच का हो जाए, तो शनि यहाँ पर एकादश और द्वादश, दसम और एकादश का स्वामी हो गया। दसम सास का है और एकादश बड़े भाई बहन का है, और लगन में नीच का हो जाए और शनि की महादशा चले और शनि पाप प्रभाव में हो, कोई सुप्रभाव ना हो, तो नियम पाराशर जी ये कहते हैं कि कोई ग्रह अपनी जहाँ बैठा, जिस राशि से है, जो राशि उसकी है उस राशि से जहाँ बैठा है उस भाव पर तक गिनो और वहाँ उस पार्ट्स पर जाकर नुकसान करेगा। अभी मान लो दसम भाव सास का है और दसम से शनि लगन में जाकर के नीच हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि भैया तेरी मदर इन लॉ को छाती की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, क्योंकि मदर इन लॉ का दसवां भाव हो गया। वहाँ से चौथे स्थान पर, हमारे काल पुरुष के अंदर चौथा स्थान छाती का होता है। बोले आपकी मदर इन लॉ को छाती में तकलीफ होगी और आपकी बड़ी जो बहन है उसको थायराइड की बीमारी होगी, या आपके बड़े भाई को गले या छाती की तकलीफ होगी। इसके साथ एक नियम यह है कि इसके ऊपर सुप्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी की वृष लगन है तो यहाँ पर शनि योग कारक हो जाएगा, पिता का और सास का स्वामी हो जाएगा। जब पिता और सास का स्वामी होता है तो आप बोलो तुम्हारे पिता के छाती में तकलीफ रहती है? बोला हाँ। जिसके पिता के छाती में तकलीफ रहेगी उसकी मदर इन लॉ को थायराइड की प्रॉब्लम होगी। तो लोग हैरान होते हैं, पंडित जी आप एक चीज़ बताइए, आप कैसे बता देते हैं? आपने तो ना मेरी मदर इन लॉ को देखा और ना मेरे पिता को देखा, आपने ये कैसे बता दिया मेरे पिता को गले छाती की तकलीफ है और मेरी मदर इन लॉ को थायराइड है? ये ज्योतिष है, चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। अगर आपको ये सूत्र याद रहते हैं तो आप ऐसे ही बताओगे। अगर मान लो मिथुन लगन है तो अष्टम का और नवम भाव का स्वामी शनि हो जाता है। अष्टम भाव आपका बड़े मामा फूफा का हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है बड़े मामा बड़ी मौसी का होता है, उनके हस्बैंड वाइफ का हो जाता है। उनको पूछो आप कि भाई आपकी बड़ी मौसी या बड़े मौसाजी को किसी को छाती में तकलीफ है और आपके पिता को कहीं गले की तकलीफ है, गले का कैंसर हुआ है? बोला हाँ मेरे पिता को गले का कैंसर हुआ था। अगर वही कर्क लगन है, कर्क लगन में पत्नी स्थान का अष्टम का स्वामी हो जाता है। आप पूछो आपकी पत्नी को छाती में तकलीफ रहती है, कोई अस्थमैटिक प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले वेरी ट्रू। जब ज्योतिषी इन बातों को बताता है तो उस ज्योतिषी के एक तो कस्टमर पक्के हो जाते हैं कि वो तो कुंडली खोलते ही बता देता है जी ये तकलीफ है, तुरंत एक तो कस्टमर पक्के हो जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं वो ज्योतिषी चमत्कारी है, वो तो कुंडली खोलते ही बोलता है अरे तुम्हारी पत्नी जो है उसको छाती में तकलीफ है। वो बोलेगा मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। ले होगी तो तेरी पत्नी को छाती की तकलीफ ही आएगी, देख लेना। और जब उसकी शादी होती है तो अस्थमा की प्रॉब्लम, और वो अस्थमा की दवाइयाँ खा रही होती है और उसको वही प्रॉब्लम आती है। फिर आके मिठाई का डब्बा लाता है, पंडित जी आपने जो कहा था वही, अब उपाय बता दो, उपाय कैसे ठीक किया जाए। सिंह लगन हो, सिंह लगन में शनि मार्केस होता है। सिंह लगन में शनि मार्केस है, शनि की 7.5 जिसकी चलेगी, इस शनि की 7.5 में और शनि नीच का हुआ तो परिवार में मृत्यु निश्चित है। अब वो छोटे मामा मौसी की भी हो सकती है और पत्नी की भी हो सकती है। ये कैलकुलेशन का विषय, उसको देख लेना चाहिए। अब सिंह लगन में शनि नीच का हो जाए तो आप बोल दो भाई तेरे पिता को सिर में दर्द रहता है, तेरी वाइफ को गले में तकलीफ है और तेरे मामा और मौसी को छाती में तकलीफ है। अब तीनों का कोई संबंध तो नहीं है, पिता अलग पत्नी अलग, पत्नी किसी और खानदान की, पिता किसी और खानदान का, और जाकर के और मामा मौसी कहीं और जाकर के हैं। लेकिन ज्योतिष में एक ग्रह जितनी जगह जहां बैठेगा, नीच का बैठेगा, पाप प्रभाव में बैठेगा, जहां का स्वामी है उसको नुकसान करता है और जहां बैठता है उसका नुकसान करता है, और शत्रु राशि को अगर देखता है तो वहां पर भी वो नुकसान करता है। सतीश जी टाइम हो गया क्या? मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा हूं आप। तो पूरा कर दूं कि रोक दूं? पूरा करूं भावों को कि रोक दूं? बताइए क्या करूं? चलो पूरा कर देता हूं, पर जल्दी जल्दी करूंगा कि समय का अभाव है, क्योंकि अगली बार थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूंगा मैं। अब कन्या लगन हो, कन्या लगन हो, आपकी कन्या लगन है और बच्चे हुए नहीं है अभी,
कन्या लगन है, बच्चे हुए नहीं है। और आपने लिखना है कि ये जो बच्चा आज पैदा हुआ है इसकी फलानी तारीख में शादी होगी, उस डेट में शादी होगी, और इसका जो बच्चा होगा उसको गले छाती की तकलीफ होगी, निमोनिया होगा। पंडित जी ने लिखा 25 साल पहले, और 25 साल के बाद वो घटना घटित हो रही है। तो कितना प्यारा विज्ञान है, इससे ज्यादा और बढ़िया विज्ञान हो क्या सकता है, बताइए। तुम्हारा मंगल आगे, तुम्हारा शुक्र पीछे, तुम्हारा सूर्य यहां बैठा है, तुम्हारा मंगल यहां बैठा है। ऐसे ज्योतिष थोड़ी होती है। बेड़ा गर्क कर रखा है रील बनाने वालों ने, और तुम्हारा मंगल इत्थे बैठा है और तुम्हारा शुक्र इत्थे बैठा है, ये गल होएगी, है ना, ऐसा होएगा। ऐसे थोड़ी होता है। यानी ये पाराशर पद्धति और जो वैदिक ज्योतिष है इतनी प्यारी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन पढ़ने में समय लगेगा, इसको पढ़ने में समय लगता है। मेहनत कर लीजिए, इसको सीखने में टाइम तो लगेगा। ये खाली एक किताब नहीं है, उठाई लाल किताब और एक किताब रटी, उठा ली एक न्यूमरोलॉजी, एक किताब ले ली और बन गए एक्सपर्ट। नहीं, इसकी वजह से हमारा ज्योतिष का नाश हो रहा है। आज रील देखिए, रीलों में क्या हो रहा है। आज रील देख देख करके रोना आता है और ऐसे लगता है कि हम इनका तोड़ कैसे करें। आज पूरी पब्लिक अंधविश्वास में झोंकी जा रही है। अगर किसी की तुला हो लगन और शनि नीच का होकर के बैठा हो, तो बोलोगे ये जो बच्चा पैदा आज हुआ है ना, ये अपनी मां पे भारी है, ये अपनी मां पे भारी है। इसकी मां बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, और ये अपनी संतान पर भी भारी है। मां और संतान पर भारी हो जाएगा। अगर वही वृश्चिक हो जाए तो छोटे भाई और मां के ऊपर भारी हो जाएगा। हम बोलते हैं छोटी मां को और छोटे भाई को, मां को और छोटे भाई को एक साथ मत भेजना कभी। मोटरसाइकिल पर, कार में एक साथ कभी मत भेजना। इनको लिख देते हैं हम कि छोटा भाई और मां एक साथ न जाएं, नहीं तो दुर्घटना के योग हैं। और धनु लगन हो तो आपके बड़ा मामा, बड़ी मौसी और छोटा भाई, इनको सेम तकलीफ होगी। मकर लगन हो खुद को, मकर लगन हो खुद को छाती में तकलीफ, अस्थमा की प्रॉब्लम रहेगी, और परिवार में किसी और को होगी, वो जेनेटिक प्रॉब्लम लेकर के आएगा। और कुंभ लगन हो तो खुद को तकलीफ होगी और दादी को तकलीफ होगी। यानी दादी वाला तीसरी पीढ़ी की बीमारियां वो बच्चा खुद लेगा। जो दादी को बीमारी होगी वो बच्चा खुद ले लेगा। और हम लिखेंगे कि जो दादी को बीमारी हुई है वही बीमारी इस बच्चे को होंगी। और अगर मीन लगन हो तो यहां पर बड़ा भाई हो गया और साथ में दादी हो गई, इन दोनों को सेम तकलीफ आ जाएंगी। ये एक नियम बताया है, 12 जगह पे लगाए। अगर आपका शनि नीच का है तो लगा करके देख लेना, आपको वही तकलीफें मिलेंगी। उपाय के तौर पर एक काम करना है, जहां शनि नीच हो, मेष राशि में नीच होगा, मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल को पावर दे दीजिएगा, मूंगा पहन लीजिएगा, लाल वस्त्र पहनिएगा, काले वस्त्रों का दान करते रहिए, काली चीज़ों को हटाइए। पीपल के पेड़ के नीचे आप जाकर के दीपक जलाइए। जितना काली चीज़ों का दान करोगे उतना लाभ मिलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर दोबारा से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। शिव कुमार जी, आपका प्रोग्राम नंबर 1 है, इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप बहुत बहुत बधाई के पार हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां जोर से पीट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।